नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 9 बजे 9 रिपोर्टर के साथ तमाम अहम खबर आप तक हम पहुंचाएंगे विस्तार से। उन खबरों के मायने क्या है ये हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं उन तमाम रिपोर्टर्स से जो लगातार हमें खबरें बताएंगे और साथ ही उन खबरों पर विस्तार से हमें बताएंगे अपडेट भी। तो ये देखिए, राजीव तिवारी दिल्ली से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा बात करें अगर दीपक चौबे की तो दिल्ली से ही हमारे साथ है। पीयूष शुक्ला भी हमें जानकारी साझा करेंगे। अभिनव पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली शरार भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव राय पटना से, रवि सर्राफ भी हमें जानकारी साझा करेंगे। इसके अलावा लोकेश नागर जयपुर से और दीपक चावला जोधपुर से। ये वो तमाम हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो हैं जो हर खबर पर पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। आज संसद में शीतकालीन सत्र का 8वां दिन है। आज भी सदन के हंगामेदार रहने के आसार हैं। संसद में गूंज रहा है सैनिकों में झड़प का मामला। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से सवाल किया है, चीन के खिलाफ भारतीय संसद में नहीं बोला जा सकता क्या? यह सवाल किया है विपक्ष ने। सरकार की लाल आंख पर चीन का चश्मा लगा है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है, जहां संसद में तवांग सेक्टर में हुए भारतीय चीनी सैनिकों के बीच झड़प का मुद्दा गूंज रहा है। तो विपक्षी दल सरकार को इस मुद्दे पर लगातार घेर रहे हैं। विपक्षी दल संसद में तवांग पर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। तवांग मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को एक बार फिर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि क्या चीन के खिलाफ भारतीय संसद में बोला नहीं जा सकता? क्या इसकी आपको अनुमति नहीं है? ये भी सवाल किए हैं विपक्ष ने। राजीव तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, चीन का मुद्दा बार बार संसद में उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो पा रही है। आज क्या होने वाला है? आज 8वां दिन। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो विपक्ष चीनी सैनिकों के साथ जो झड़प हुआ है इसको लेकर पूरी तरह से आक्रामक है। विपक्ष का कहना है कि जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में जो है इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वही सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी घटना घटी उसके बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है दोनों सदनों में स्टेटमेंट अपना दे दिया है। तो अब जो है सदन को सुचारू रूप से चलना चाहिए, हंगामा नहीं करना चाहिए। विपक्ष को लगातार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि गुरुवार को कल जिस तरह से राज्यसभा में हंगामा हुआ, राज्यसभा में विपक्ष के तमाम सांसद इस मसले को उठाए, ऐसे में लग रहा है कि आज का भी दिन जो है काफ़ी हंगामेदार रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो लगातार विपक्षी पार्टियों को लामबंद किए हुए हैं और लगातार विपक्षी पार्टियों से भी कह रहे हैं कि आप लोग मांग कीजिए कि इसमें जो है दोनों सदनों में इस पर चर्चा हो। वो राजनाथ सिंह जी का जो स्टेटमेंट है उससे वो लोग संतुष्ट नहीं है, लेकिन सरकार बार बार यही कह रही है कि राजनाथ सिंह ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, हंगामा ना हो। लेकिन विपक्ष का तेवर अभी भी आक्रामक दिख रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि चीन और भारत का मुद्दा लगातार विपक्ष उठाने की चाह रहा है संसद में, लेकिन इस पर बहस नहीं हो पा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। पाकिस्तान पर महाविजय की 91वीं वर्षगांठ आज है। भारत पाक युद्ध के 51 साल पूरे हो गए हैं। स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की जाएगी। पीएम मोदी मशाल को प्रज्वलित करेंगे। नेशनल वॉर मेमोरियल पर कार्यक्रम होगा। 1971 में हुआ था भारत पाक युद्ध। आज प्रधानमंत्री मोदी भारत पाकिस्तान युद्ध की 91वीं वर्षगांठ के समारोह की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करेंगे। दिसंबर 1971 में भारतीय सेना ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। युद्ध के बाद नए राष्ट्र बांग्लादेश का भी जन्म हुआ था। इस युद्ध में बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण हुआ था। 16 दिसंबर से पूरा देश भारत पाक युद्ध की 91वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 51वें वर्षगांठ के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था और 91वीं वर्षगांठ पर आज दीप प्रज्वलन के साथ साथ मशाल प्रज्वलित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीयूष शुक्ला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, आज देखिए
एक बार फिर से वो यादें ताज़ा हो जाएंगी, एक बार फिर से हम 51 साल पहले चले जाएंगे और उस वक्त जो हमारे सैन्य हैं, हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया हमारे देश के लिए, उसको याद किया जाएगा। आज क्या कुछ कार्यक्रम है वॉर मेमोरियल में? देखिए, वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी शहीदों को याद करेंगे, उन सभी वीरों को याद करेंगे जिन्होंने ये बहुत बड़ी विजय भारत को दिलाई थी। क्योंकि 1971 का जब भी इसकी चर्चा होती है तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के दो हिस्से थे। एक पूर्वी पाकिस्तान था जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वो इसी युद्ध के बाद बना था। 80,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिकों ने, पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी देश की इतनी बड़ी सेना आत्मसमर्पण कर रही है। एम मानेकशॉ और इंदिरा गांधी उस वक्त तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री थी। एम मानेकशॉ फील्ड मार्शल थे और उनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में भारत की सेना ने अपार अदम्य साहस दिखाया था और उस अदम्य साहस को आज उसकी 91वीं वर्षगांठ पर याद किया जाएगा। क्योंकि 16 दिसंबर को इस युद्ध का समापन हुआ था, बांग्लादेश का गठन हुआ था और 80,000 सैनिकों ने जनरल नियाजी समेत आत्मसमर्पण किया था। बिल्कुल पीयूष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा वॉर मेमोरियल में और उन वीरों को याद किया जाएगा जो शहीद हो गए हमारे लिए, हमारे देश के लिए। आगे बढ़ेंगे, काशी तमिल संगमम का समापन समारोह है आज। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल भी इसमें शामिल होंगे। अमित शाह जनता को संबोधित करेंगे। शाह का दौरा निकाय चुनाव के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। महापौर के लिए पार्टी का चेहरा आज तय हो सकता है। आज काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का समापन समारोह है। कार्यक्रम का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया था। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी समेत कई दिग्गज अपनी मौजूदगी दर्ज करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तमिल के जो राज्यपाल हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल, वो भी इसमें शामिल होंगे। अब बात होगी भारत जोड़ो यात्रा की, जहां 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 2800 किलोमीटर से ज्यादा ये यात्रा चली है। 7 राज्यों से होकर गुजरी भारत जोड़ो यात्रा। 8वें राज्य राजस्थान से गुजर रही है ये यात्रा। राहुल गांधी शाम 4 बजे जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कई दिग्गजों ने यात्रा में कदम से कदम मिलाए। हिमाचल के सीएम सुक्खू यात्रा में शामिल होंगे। कई कांग्रेसी दिग्गज यात्रा में शामिल होंगे। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी और उनके साथ लगातार चलने वाले भारत यात्री 2800 किलोमीटर से ज्यादा की जो दूरी है वो तय कर चुके हैं। इस दरमियान ये यात्रा देश के 7 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का सफर कर चुकी है और फिलहाल 8वें राज्य यानी कि राजस्थान से होकर गुजर रही है। 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होंगे। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हाल ही के दिनों में ये बयान दिया था कि उनके 40 विधायकों के साथ वो इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। दीपक चावला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आज का दिन बहुत खास होगा राजस्थान के लिए, क्योंकि आज 8वां राज्य राजस्थान जहां पर भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हुई और यहां पर 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। किन चीजों को राहुल गांधी उठा सकते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा उसकी सेंचुरी यानी कि शतक उसका हो चुका है और आज इसको विराम दिया गया है। विराम इसलिए दिया क्योंकि आज जयपुर के अंदर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हिमाचल के सीएम आएंगे और जब कल वापस से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी तो वो अपने 40 विधायकों के साथ हिमाचल के सीएम उस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी आज जो कह सकते हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो मोदी सरकार के खिलाफ जो है निशाना साधने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही अपनी उपलब्धि बताएंगे। 100 दिन में करीब 8 राज्यों का सफर तय किया, 28,000 किलोमीटर का सफर तय किया। कह सकते कि एक ऐतिहासिक ये यात्रा है और एक जन सैलाब जो है उमड़ा है। खासतौर पर राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में बेहद ज्यादा उम्मीद थी। राजस्थान में सरकार भी है कांग्रेस की, तो यहाँ पर जिस तरह की तस्वीर आ रही है, आप तस्वीरों में देखेंगे कि लोगों का हुजूम जो इतना ज्यादा दिख रहा है, तो वो जो क्रेज है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। इस 100 दिन के अंदर कई बड़ी हस्तियां भी जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई है। उसमें आरबीआई के पूर्व
जो गवर्नर है वो उसमें शामिल हुए हैं। इसके अलावा विजेंद्र सिंह बॉक्सर है वो शामिल हुए, स्वरा भास्कर जो एक्ट्रेस है वो। तो कह सकते हो कि क्या तो बॉलीवुड और क्या नेता सभी लोग इसमें शामिल हुए, तो कह सकते हो कि क्रेज जो है वो देखने को बनता है। फिलहाल आज 4 बजे उनके प्रस्तावित है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, आज जयपुर में आएंगे, अब से कुछ देर बाद जयपुर में पहुंच जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो कह सकते हो कि राहुल गांधी का क्रेज जो है वो लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है। हाँ। तो इस भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर उन चुनाव में देखने को मिलेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। जब ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो हिमाचल में चुनाव थे, तो वहां पर कांग्रेस ने सरकार बनाई, अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो कह सकते हो कि इसका असर वहां पर देखने को मिला है। तो कह सकते हो कि भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है वो काफी हद तक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जिस मकसद से ये चली थी 100 दिन पहले, वो काफी हद तक पूरा होता नजर आ रहा है। और तस्वीरें राजस्थान में बने रहिए, ठीक है दीपक, बने रहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो असर भारत जोड़ो यात्रा का हिमाचल में नजर आया है, आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि इसका असर अन्य राज्यों में भी नजर आएगा जहां जहां पर चुनाव होंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे, 431 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। मिशन रोजगार के तहत ये नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। कृषि विभाग में अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। लोक भवन में सुबह 11 बजे आयोजित होगा कार्यक्रम। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 431 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। लोक भवन में सुबह 11 बजे समारोह के दौरान कृषि विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी नियुक्ति पत्र देंगे। मिशन रोजगार के जरिए सरकार तमाम क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार देने की बात कह रही है। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पद पर ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। अभी तक 4 चरण में 6,809 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें शासकीय सेवा से जोड़ा गया है। मिशन रोजगार को ध्यान में रखते हुए ये नियुक्ति पत्र आज अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। 431 ऐसे लाभान्वित लोग होंगे जिन्हें रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अभिनव पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, देखिए, मिशन रोजगार के तहत 431 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। इस मिशन के तहत इस पूरे कार्यक्रम को कैसे आयोजित किया जाएगा, कैसे लोगों का चयन किया गया है इसमें? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि ये चयन प्रक्रिया जो है वो कृषि अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड के तहत की गई है, यानी लोक सेवा आयोग के तहत जो है ये पूरी पारदर्शी तरीके से की गई है, जिसमें कि पहले प्री हुआ, मेंस हुआ, उसके बाद फिर इंटरव्यू हुए हैं। तो एक तरह से पारदर्शी तरीके से 431 जो अभ्यर्थी थे उनका चयन हुआ है कृषि विभाग में। बड़ी खुशी की बात है उन लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए जिनके परिवार के जो अभ्यर्थी हैं उनको रोजगार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से उनको सर्टिफिकेट चयन जो नियुक्ति पत्र है वो देंगे। ये पूरा कार्यक्रम लोक भवन में आयोजित किया गया है। 11:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सारे जो चयनित किए गए जो परीक्षार्थी थे उन लोगों को जिनको नौकरियां मिली है उनको सर्टिफिकेट देंगे। आयोजन के साथ साथ मैं बता दूं कि प्रदेश भर में उस समय जो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं वो इस समय मौजूद होंगे। इसके अलावा प्रमुख सचिव कृषि वो मौजूद होंगे। साथ ही मैं बता दूं कि कई ऐसे जो चयनित जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों के परिजनों को भी जो है वो भी लेकर आएंगे। लोक भवन के ऑडिटोरियम में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। जी ठीक है अभिनव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब बात होगी बिहार की, जहां बिहार में जहरीली शराब से जुड़ी एक बड़ी खबर। जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। जहरीली शराब से अब तक 53 लोगों की मौत हुई है और जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित की गई है। सोनपुर के एएसपी अंजनी कुमार इसका नेतृत्व करेंगे। 31 पुलिस अधिकारी और 3 डीएसपी इसमें शामिल होंगे। बिहार में जहरीली शराब की जांच के लिए अब एसआईटी गठित की गई है। ये भी बता दें कि शराब से अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है और इसका नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार करेंगे। तो ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, लगातार बढ़ता जा रहा है मौत का आंकड़ा। संजीव राय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, देखिए, जहरीली शराब का कहर अब भी जारी है बिहार में, लेकिन सवाल ये है कि इसको लेकर क्या किया जा रहा है? एसआईटी गठित कर दी गई है, क्या उम्मीद है कि उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा जो छिपकर इस तरीके की जहरीली शराब बना रहे हैं? बिल्कुल अंशिका, देखिए जो अपडेट है 53 लोगों की मौत है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अगर की जाए तो डीएम ने जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने 27 की पुष्टि की है
और कई लोग जो है देखिए शराब के इस मामले में अब पता चल रहा है कि कई लोग जो छुप कर इलाज करा रहे थे, कई जो निजी अस्पताल में इलाज करा रहे थे। और अभी जो जानकारी है कि एनएमसीएच, पीएमसीएच तमाम जगहों में जो एडमिट है उसमें कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। तो अब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मामला बन चुका है। और सत्र का आज जो दिन है उसमें लगता है कि हंगामे का पूरा दिन रहेगा। और ऐसे में एसआईटी की गठन तो कर दी गई है। हालांकि जिस तरह से डीजीपी और एडीजी को कल मुख्यमंत्री ने बुलाकर कई सारी बातें कही और इस पर पूरा जो है इंक्वायरी सबमिट किया, आप देखना ये होगा कि 130 गिरफ्तारी और कई शराब तस्कर को एक तरह से कहे कि जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो सत्र का दिन होगा वो बेहद अहम होगा, क्योंकि बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि पूरे बिहार में इसके खिलाफ वो आंदोलन शुरू कर देंगे। और तमाम जानकारी साझा करने के लिए संजीव। जोधपुर से बड़ी खबर, जहां जोधपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट का मामला सामने आया है। हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। मरने वालों की संख्या 31 अब पहुंच गई है। घायलों की हालत नाजुक है। जोधपुर में शादी समारोह में गैस सिलेंडर हादसे में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हादसे में अब तक 31 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी कई घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। करीब 2.5 दर्जन से ज्यादा घायलों का जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दीपक चावला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जोधपुर में जो ये गैस ब्लास्ट हुआ उसके बाद आंकड़े पहले कम आए थे मरने वालों के, लेकिन अब धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। क्या जानकारी आपके पास, कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की मौत हुई है? देखिए, जोधपुर में 8 दिन पहले जो मौत का तांडव हुआ था वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जोधपुर के शेरगढ़ में भूंगरा जो गांव है वहां पर शादी समारोह में करीब 5 जो सिलेंडर है वो ब्लास्ट हुए थे। उस समय करीब 4 लोगों की मौके पर, लेकिन जो घायल थे उन्हें भर्ती कराया गया था। लेकिन घायल में अभी भी कई लोग ऐसे जो काफी ज्यादा नाजुक है, जो 60% से ज्यादा जो है झुलस चुके हैं। कल भी 4 लोगों की मौत हुई। इस तरह रोजाना खबर आ रही है, कभी 2 की कभी 1 की मौत हो रही है। ऐसे करते करते अब तक 31 मौतें जो है वो इस पूरे मामले में हो चुकी है। बेहद दुखद ये खबर है। और अभी भी मान सकते हैं कि 2.5 दर्जन जो लोग हैं जो घायल है, उसमें बच्चे भी शामिल है, वो अभी भी गंभीर घायल है। हम उम्मीद करते हैं कि वो सुरक्षित रहे, खुश रहे। लेकिन बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास करेंगे। प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण है। आज से 29 दिसंबर तक प्रशिक्षण अभ्यास चलेगा। आतंकवाद, आपदा, राहत कार्यों का अनुभव करेंगे साझा। एलएसी पर चीन से भारी तनाव के बीच भारत और नेपाल की सैन्य युद्ध अभ्यास होने जा रही है। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण आज से 29 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। यह संयुक्त अभ्यास नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी में होगा। दोनों देशों के बीच आयोजित किए गए इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद और आपदा राहत कार्यों में दोनों सेनाओं का अनुभव साझा करना है। तो भारत नेपाल संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास करेंगे और प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का ये 16वां संस्करण होगा। इससे तकनीक से लेकर तमाम जो आइडियाज हैं उनका एक तरह से और भी ज्यादा फर्निशमेंट होगा। आतंकवाद, आपदा राहत कार्यों का अनुभव भी करेंगे सेना। और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को राहत मिली है। नियुक्त होगा विशेष सरकारी वकील। नियुक्ति के प्रस्ताव को मिली एलजी की मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने श्रद्धा वारकर हत्याकांड के संबंध में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार अदालत में अधिवक्ता मधुकर पांडे और अमित प्रसाद श्रद्धा मामले में विशेष लोक अभियोजक के रूप में दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी कि अब वकील मिल जाएगा तो इस मिस्ट्री को और भी जल्द सुलझाया जा सकता है। और फिलहाल 9 बजे 9 रिपोर्टर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।